अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस जो कि बिहार चुनावों के प्रभारी रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र भाई, कैसी तबीयत है आपकी? कोरोना को मात दे दी, कोरोना वॉरियर बनकर निकले हैं आप। देखिए, पॉजिटिव न्यूज से सारी चीजें पॉजिटिव होती है और आज ही मेरे टेस्ट का रिजल्ट भी निगेटिव आया है, तो मैं कोरोना से पूरी तरीके से आज मुक्त हो गया हूं। कोरोना से मुक्त हुए, लेकिन देवेंद्र भाई वाकई में यह कठिन चुनाव था। कोरोना काल के बाद चुनाव होना, इन परिस्थितियों में चुनाव करवाना और उसके बाद अपनी पार्टी को जिता पाना, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक अलग ही तरह की तैयारी बीजेपी ने की होगी। क्या खास वजह रही, क्या खास राज रहा इस जीत के पीछे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई एनडीए में। देखिए, इसके पीछे एक ही राज है और वो है लोगों के मन में मोदी जी के प्रति विश्वास की लहर। देखिए, कोरोना के काल में जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, ऐसे समय जब कई लोग अलग अलग प्रकार की बयानबाजियां करने में मशगूल थे, कई लोग अलग अलग प्रकार से टीका टिप्पणी करते थे, ऐसे समय मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, आम आदमी की चिंता की। उसके घर में चूल्हा जले, उस तक अनाज पहुंचे, उसको अलग अलग प्रकार से मदद हो। ये सारी चीजें करने के कारण जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको यह लगा कि अगर मेरे पीछे कोई खड़े है, अगर कोई मेरे मसीहा है, तो वो मोदी जी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव के जीतने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्व का कारण अगर कोई होगा तो मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास। और उसके साथ साथ दूसरा, जो हमारे नीतीश कुमार जी है, इनका बेदाग जो चेहरा है, इनकी जो बेदाग छवि है, ये भी एक अपने आप में मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आपने दो बातें की, मैं बारी बारी से दोनों के बारे में आपसे पूछता हूं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका काम, कोरोना काल में उन्होंने जो मदद की, उसकी वजह से पब्लिक ने उनको पसंद किया और जिताया। हमको वो तस्वीरें याद है देवेंद्र भाई, जब करोड़ों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग मुंबई से निकले थे, दिल्ली से निकले थे और बिहार की तरफ जा रहे थे, सड़कों पर पैदल चल रहे थे। बहुत खतरनाक दौर था वो माइग्रेशन का। अब मैं ये जानना चाहूंगा, उन लोगों का विश्वास कैसे जीता? विपक्ष ये कह रहा था कि वो नाराज है, विपक्ष ये कह रहा था कि कोरोना काल में व्यवस्था ठीक नहीं की गई। ये सब लोग अगेंस्ट में वोट करने वाले हैं एनडीए के, बीजेपी के खास तौर पर। ऐसे में इनका विश्वास कैसे जीत पाए आप लोग? नहीं, देखिए, समस्या तो बड़ी थी, लोग बिल्कुल निश्चित चल पड़े थे, लेकिन तुरंत मोदी जी ने रेलवे शुरू की, लोगों को रेलवे से भेजना शुरू किया। ये जरूर है कि कुछ लोगों को पैदल जाना पड़ा, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक भी हुई। लोगों के पहुंचने के बाद विशेष रूप से बिहार में, चूंकि बिहार में रिलीफ कैंप की एक परंपरा वहां के बाढ़ के कारण पहले से एस्टैब्लिश है, इसलिए वहां पर रिलीफ कैंप बहुत तुरंत बने और उन रिलीफ कैंप के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर्स बने, वहां पर लोगों को सुविधाएं दी गई, लोगों के खातों में पैसा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, तुरंत आदरणीय मोदी जी ने जो एक लाख करोड़ का पैकेज ईजीएस में घोषित किया कि जो लोग आए हुए हैं उनके भी हाथ को काम मिले। जब तक काम नहीं मिला तब तक उनको अनाज दिया, उनको पैसा दिया और उसके बाद तुरंत उनको काम दिया। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ तो लोग अपने अपने, कई लोग लौट भी गए, कई लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिला, क्योंकि मैंने स्वयं देखा। देखिए, लाख सवा लाख लोग तो लेबर क्लास, ये फ्लाइट से, विमान से उनके कॉन्ट्रैक्टर्स उनको लेकर गए और उनको अलग अलग जगह काम दिया। तो कुल मिलाकर जब लोग आए थे उस समय जो आक्रोश था, जिस प्रकार की नीतियां सरकार की रही, चाहे वो मोदी जी की सरकार की हो या राज्य की सरकार की हो, उसके कारण धीरे धीरे वो आक्रोश समाप्त हुआ और लोगों के ध्यान में आया कि सरकार ने हमको मदद की है। और मुझे लगता है उसी के कारण ये जो एक वोट, जो हमारा विपक्ष समझ रहा था कि बिल्कुल एंटी जाएगा, वो एंटी नहीं गया, तो वो वोट भी बीजेपी और जेडीयू को मिला। हम जब चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो पहले चरण के मतदान में 28 अक्टूबर को जो सीटें मतदान में गई थी, उसमें आपका परफॉर्मेंस वाकई में चिंताजनक दिखाई देता है। लेकिन सेकंड और थर्ड फेज में अगर आप आते हैं
तो आप दोनों का, आपका भी और नीतीश कुमार की पार्टी का भी, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हो जाता है और इतना बेहतर होता है कि आप बहुमत के आंकड़े के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या रणनीति में बदलाव हुआ? क्या जंगल राज की बात याद दिलाना या डबल युवराज कहना, ये चीजें फायदेमंद गई आपके? आपने जब सीधे तौर पर टारगेट किया तेजस्वी को, राहुल गांधी को? देखिए, इसको दो प्रकार से इसका आकलन हो सकता है। पहली फेज की सीटें अगर आप देखें तो पारंपरिक रूप से ये सीटें आरजेडी के फेवर में रही है। ये सीटों का सारा कॉम्बिनेशन जो है, जो आरजेडी का कोर वोटर है, वो कोर वोटर यहां के कॉम्बिनेशन में हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने एक नैरेटिव दिया, देखिए मोदी जी की बातों पर लोगों का विश्वास है और मोदी जी ने यह याद दिलाया कि भले ही आज तेजस्वी यादव अपने चुनाव के बेनिफिट के लिए लालू जी का फोटो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राबड़ी जी का फोटो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्टर तैयार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनकर आएंगे राज तो लालू जी का आएगा, राज किसी और का आने वाला नहीं है। और वो दिखाई भी पड़ने लग गया। लोगों के भी ध्यान में आया कि जिस प्रकार के गुंडा तत्वों को, जिस प्रकार से बाहुबलियों को आरजेडी ने सीटें दी थी, जिस प्रकार से उनको नॉमिनेशन दिया था, ये तो लोगों के ध्यान में था। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन और डबल युवराज, ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसको स्वीकारा, उसका यथार्थ लोगों ने मान्य किया और उससे एक परिवर्तन हमको दिखाई पड़ा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, इस बात को तो आप मानेंगे ना कि आपकी पार्टी की बहुत बड़ी मदद रामविलास पासवान साहब की पार्टी, उनके बेटे चिराग पासवान ने की है। अगर आज आप एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो उसका श्रेय खुद चिराग पासवान ने अभी कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया कि हमारी वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की बन गई है। उनको क्रेडिट देंगे आप? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, चुनाव के अपने अपने गणित होते हैं। जैसे अगर कुछ जगह पर चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को डैमेज किया, 3-4 सीटों पर हमको भी डैमेज किया है, कुछ सीटों पर उन्होंने आरजेडी को भी डैमेज किया होगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो उम्मीदवार दिए, उन उम्मीदवारों का जो कास्ट कॉम्बिनेशन था, उस कास्ट कॉम्बिनेशन ने वहां के अलग अलग प्रकार के उम्मीदवारों के कुछ प्रमाण में वोट खाए और कुछ जगह उनके उम्मीदवारों को वोट भी नहीं मिले। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि केवल उनके कारण हम नंबर 1 पार्टी बने। देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास ये आंकड़े मौजूद हैं और ये आंकड़े मुझे कह रहे हैं, ये मुझे आंकड़े कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़े होते, साथ में होते नीतीश कुमार और बीजेपी के, तो आज कम से कम 12 सीटें जेडीयू के खाते में और होती। और जैसे ही 12 सीटें जेडीयू के खाते में होती तो बीजेपी और जेडीयू की टैली बराबरी की हो जाती, ऑलमोस्ट। नहीं, बराबरी की तो नहीं होती भाई साहब, क्योंकि हम लोग तो बहुत आगे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात सही है कि अगर वो कॉम्बिनेशन में होते तो वोट तो एडिशन होता ही। वोट एडिशन होता तो हमारे को भी कुछ ज्यादा वोट मिलते, जेडीयू को भी कुछ ज्यादा वोट मिलते, क्योंकि आखिर जो 6-7-8% वोट उनका है, वो प्रतिशत वोट हमारे में ऐड कर दिया जाए तो दोनों को उसका फायदा होता। पर वो नहीं रहे तो उनके बिना हम लोग जीते। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ये एडिशन सब्सक्रिप्शन तो होता है, पर मैं आपको बहुत साफ बताना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में मोदी जी का फैक्टर ऐसा था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी, ये सभी लोग जानते थे जी। पर अभी भी आप चूक गए नंबर 1 पार्टी बनने से। आरजेडी आपसे 1 सीट आगे है टोटल ओवरऑल टैली में। आरजेडी और आप में अभी भी 1 सीट का अंतर है। नहीं, इसका कारण इतना ही है कि वो 154 सीटें लड़े, हम 110 सीटें लड़े। ये फर्क है। अगर हम ज्यादा सीटें लड़ते तो उनसे भी आगे हम चले जाते। अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट हमारा रहा है। इतनी सीटें लड़ने के बाद, 110 सीटें लड़ने के बाद 67% स्ट्राइक रेट से हमने चुनाव जीता है। जी हाँ, 67% आपका स्ट्राइक रेट था, नो डाउट। आपका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से चारों बड़ी पार्टियों में सबसे बेहतर है। लेकिन देवेंद्र भाई, आप चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं, खुद जीतते हैं, जितवाते हैं, लोगों को हरवाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि चुनाव जीतना कितना बड़ा चुनाव प्रबंधन का काम होता है, क्योंकि जैसे रामविलास पासवान की पार्टी का फैक्टर, ऐसे ही एक और फैक्टर रहा जिसने आपकी मदद की सीमांचल के इलाके में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। 5 सीटें वो लोग जीत गए हैं। महागठबंधन के वोट बैंक में भारी सेंध लगाई उस इलाके में। आप मानेंगे कि ये 2 फैक्टर की वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस और ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है?
एक तरफ पासवान, एक तरफ ओवैसी, चुनाव प्रबंधन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम लोग कई बार इसको बहुत इजी सॉल्व कर देते हैं। अगर ओवैसी उनके साथ जाते तो कोई और हमारे साथ आ जाता, या उनकी सीटों में और कुछ तब्दीलियां होती। तो ऐसा कोई गणित मुझे लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया है, उससे कहीं ना कहीं उनका कोर वोटर तो डिस्टर्ब हुआ है, और वो डिस्टर्ब कोर वोटर ने कोई ना कोई फायदा तो ओवैसी की पार्टी को निश्चित रूप से दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक अब हमारी जीत है, ये शुद्ध हमारी जीत है। मैं ये नहीं मानता कि इसके कारण जीते, उसके कारण जीते। जनता ने विशुद्धता के साथ बीजेपी जेडीयू अलायंस को जिताने के लिए दिया हुआ वोट है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रबंधन की बात की, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन्होंने भी इस प्रबंधन में जिस प्रकार से जान फूकी है। देखिए, मुकेश सहनी जी जिस समय वहां से नाराज हुए, उनको हमारे साथ जोड़ने का जो काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी आपसे एक सवाल चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ब्रेक की ओर आगे जाना है। मैं चाह रहा हूं कि ब्रेक के पहले आपसे पूछ लूं, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए? बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, जेडीयू की सीटें कम हुई हैं। नीतीश कुमार ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, वो परेशान दुखी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि अब बारी आ गई है बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? जी नहीं, मुख्यमंत्री जेडीयू का ही बनेगा। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा पर बीजेपी अडिग रहेगी। जो मोदी जी ने कहा है वही होगा, और आदरणीय नीतीश जी ही हमारा नेतृत्व करेंगे। कहीं कोई महाराष्ट्र वाला डर तो नहीं है कि नीतीश जी वापस पलट जाएं, चले जाएं लालू जी की पार्टी में, गठबंधन बना लें? इसलिए तो नहीं बीजेपी सैक्रिफाइस कर रही है? कोई ऐसा कारण नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसा कारण नहीं है। नीतीश जी हमारे 15 साल से नेता रहे, उससे भी ज्यादा सालों से हमारा उनका गठबंधन रहा है, और बहुत कंफर्टेबल गठबंधन है। देखिए, नीतीश जी एक बार बाहर गए लेकिन कंफर्टेबल नहीं रह पाए। उन्होंने बाद में आकर कहा कि मेरा नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ है, और इसलिए मुझे कोई इसमें डर नहीं है, उसमें कोई मेरे मन में शुभा नहीं है। 100% नीतीश जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार में तैयार हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस, चुनाव के प्रभारी बीजेपी के पटना के, बिहार के। आपको शुभकामनाएं, और बहुत जल्द आपकी सरकार वहां शपथ लेने वाली। थैंक यू सो मच देवेंद्र फडणवीस, वक्त निकालने के लिए।